नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में उपस्थित विषय वस्तु निबंध लेखन पर बात करने के लिए। निबंध लेखन किसी भी विषय वस्तु को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि उन्हें आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। तो ये पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है, आपका ये निबंध लेखन आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस पर कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं अपने विचार रखता हूँ। विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख पाएँ। किसी भी विषय से संबंधित आपके जो विचार हों आप उनको एकत्र करना सीख जाएं, मतलब एक समय में उनके विचार आपके मन में आ सकें, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाएँ, संतुलित होकर के आपके मन में जो विचार आए हैं उनको आप बता सकें। भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाएँ। भाषा का प्रयोग किस प्रकार उपयुक्त करना सही है वो आप कर सकें। किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हों, आपके केवल किताबी ज्ञान नहीं, आपके स्वयं के विचार भी निकल कर सामने आए, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो, आपके सोचने समझने की क्षमता का विकास हो, संवेदनात्मक वह वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सकें, संवेदना के स्तर पर आप परिपक्व हो सकें, मतलब ऐसी चीज़ जिसे देख करके आपके मन में करुणा का भाव आए, दुख का भाव आए, खुशी का भाव आए, तो इन सब चीज़ों को आप व्यक्त कर सकें। वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाएँ, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सकें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, मतलब हर किसी भी चीज़ के अंधभक्त न बन पाएँ, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर भली भांति विचार करना सीख जाएं। रटंतु तोता न बनकर विचारशील प्राणी बन सकें। केवल पाठ्यक्रम को रट करके और पेपर में लिख के आगे बढ़ जाने वाले न बने, बल्कि हर विषय पर गहन अपनी विचार रखने वाले बने। निबंध लेखन, अब निबंध लेखन के बारे में अब बात करते हैं। अभी तक हमने जाना कि इसको क्यों पाठ्यक्रम में है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, कितनी ज़रूरी चीज़ है। फिर निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, नी धन बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। एक बार और बोलते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। अब निबंध के क्या अंग हैं, निबंध किससे पूरा होता है, आपके शरीर के जो इतने सारे अंग हैं उनसे मिलकर एक पूरा शरीर पूरा होता है, वैसे ही निबंध के क्या अंग हैं, तो ये 4 अंग निश्चित किए गए हैं। पहला है शीर्षक। शीर्षक उस विषय को केंद्र में रखकर बनाना चाहिए जिस पर पूरा निबंध लिखा जाना है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता जागृत हो सके। जो शीर्षक है, पाठ का नाम देखकर ही कभी कभी पाठ को क्या होता है, पाठ के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो ये इसी बारे में है। प्रस्तावना निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठ को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, मतलब विषय के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें भूमिका में दे देना चाहिए। विषय विस्तार, इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है, वो गलती हो गया, लिखा जाता है, या फिर उसको कह सकते हैं विचार लिखे जाते हैं। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है, मतलब आप जो भी उस विषय के बारे में जानते हैं उसको 3-4 अनुच्छेदों में लिख देंगे और जो कि पूरा विषय से
संबंध रखता हो उससे कहीं अलग न हो। उपसंहार यह विषय के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत करना यानी लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंगों के बारे में? क्या है इसका? प्रथम है कि शीर्षक, फिर है प्रस्तावना, फिर क्या है विषय विस्तार और उपसंहार। उपसंहार को हम क्या बोलते हैं? अंतिम में जो बातें लिखते हैं। निबंध के प्रकार, अब कितने प्रकार के निबंध हैं कि विषय के अनुसार प्राय सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। इनमें यात्रा वर्णन, घटना वर्णन, उत्सव, व्यक्ति परिचय आदि होते हैं, जैसे रेल यात्रा, स्वतंत्रता सेनानी, दीपावली आदि। वर्णन जब आप करते हैं तो वहाँ वर्णनात्मक निबंध हो जाते हैं। भावात्मक, ऐसे निबंध भाव प्रदान होते हैं, जैसे परोपकार, भाई बहन, कर भला हो भला आदि। फिर है विचारात्मक, किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, अर्थात विचारात्मक निबंध जब लिखते हैं तो ऊपर जो वर्णनात्मक निबंध बताया गया और भावात्मक, उससे अधिक क्या होता है, ये श्रम लगता है। अतः इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन, विद्यार्थी और अनुशासन, और दूसरा विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन, ऐसे ही बहुत सारे। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का पर ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अब जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। तीसरा है निबंध की भाषा रोचक व सरल होनी चाहिए। जितना सरल लिखेंगे उतनी ही आसानी से पढ़ने वाले को समझ में आएगा। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। बड़ा वाक्य लिखने पर उसमें क्या होती है, त्रुटि की संभावना ज़्यादा रहती है। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, ये सब चीज़ें लगाना है, कहाँ विस्मयादि चिन्ह लगाना है। साथ है कि विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। 8वां है कि निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही अंश मात्र ही करें, लेकिन करें सभी पहलुओं पर। अगला है कि सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसा न लगे कि दोनों एकदम भिन्न भिन्न हों। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। साफ साफ लिखेंगे तो पढ़ने वाले के मन में रुचि जगेगी। निबंध लेखन का एक नमूना है, जैसे कैसे निबंध लिखें। तो ऋतुओं की रानी वर्षा, तो अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहला ये शीर्षक हो गया कि ऋतुओं की रानी वर्षा। आकर्षक लग रहा है कितना कि वर्षा क्या है, ऋतुओं की रानी है। तो हम एक रानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कितना आकर्षक है। तो भूमिका होगी कि भारत विभिन्न ऋतुओं का देश है। वसंत, गर्मी, वर्षा व सर्दी आकर भारतवासियों को अपने अपने रंगों में रंग लेती हैं। वर्षा ऋतुओं की रानी है। कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश भारतीय वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए। अब हम विषय विस्तार। गर्मियों में धरती तप जाती है। गर्म हवाएं जीव जंतुओं और मनुष्यों को बेहाल कर देती है। लोग पुकार उठते हैं, आओ आओ वर्षा रानी, धरती पर बरसाओ पानी। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर आकाश काले काले बादलों से घिर आते हैं। बादलों से झमाझम पानी बरसने लगता है। लोगों की तपन मिट जाती है। धरती का तपा सीना वर्षा की फुहारों से शीतल हो जाता है।
सूखी नदियाँ, तालाब व कुएं पानी से भर जाते हैं। सूखे वृक्षों पर हरियाली छा जाती है। प्रकृति का अंग अंग मुस्कुरा उठता है। वनों उपवनों में उमंग छा जाती है। कोयल की मधुर तान, नृत्य करते मोर, गीत गाती स्त्रियों को आनंद से भर देते हैं। सावन के महीने में तीज त्योहार आता है। बालिकाएं, युवतियां सज धज कर झूले झूलती हैं व सावन के गीत गाती हैं। भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन वर्षा ऋतु में ही आता है। कवियों का हृदय इंद्रधनुषी कल्पना में डूब जाता है। आई री सखी वर्षा सुहानी, इंद्रधनुष संग आई महारानी। आई री सखी वर्षा सुहानी, इंद्रधनुष संग आई महारानी। किसान खेतों में सिंचाई करते हैं। हरी भरी फसलों के सपने उनके हृदय को आनंद में डुबो देते हैं। वर्षा उनके लिए सुख समृद्धि का संदेश लेकर आती है। वर्षा का दूसरा रूप कष्टों से भरा होता है। अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। सैकड़ों लोग मर जाते हैं। सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, गली मोहल्लों में गंदगी भर जाती है। निर्धनों के लिए यह अभिशाप बन जाती है। तो हमने देखा कैसे विषय विस्तार में इससे संबंधित ये इस समय लोग क्या करते हैं, इस समय से क्या फ़ायदा होता है और इसकी अति होने से फिर क्या नुकसान होते हैं, दोनों पे हमने बात कर ली। अब उपसंहार। वर्षा मानव जीवन को जल के रूप में अमृत देती है। जल से ही हमारा जीवन है। जल के बिना पशु पक्षी और मनुष्य जी नहीं सकते। यह प्राण दायिनी है, इसलिए इसकी प्रतीक्षा की जाती है। कवयित्री नरेश बाला मेहता के शब्दों में, वर्षा रानी आकर इस जीवन को सुखमय कर दो, अमृत समान जल वर्षा कर ताल तलैया सब भर दो। तो अब ये हमारा जो निबंध है ख़त्म हुआ। कुछ और निबंध के विषय बता रहा हूँ, उस पर हम अब क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे पहला है कि मैं वायुसेना अधिकारी बनूंगा, चाहे मैं वायुसेना अधिकारी बनूंगी। दूसरा है जैसी संगत वैसी रंगत। आगे है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, या फिर यदि मैं प्रधानमंत्री होती, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सभी निबंधों को लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।